Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंशाअल्लाह आप 2018 में बहुत कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा खून अल्लाह के सामने पेश हो चुका है। एक है यकजहती बातों की, जब खून मिले हैं खूनों में, फिर कश्मीर बना है पाकिस्तान, ये मरहले हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी फैसला होगा कि इंडिया रहेगा। ये कश्मीर की आजादी कोई आम फैसला नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है कि इंडिया के होने हैं इंशाअल्लाह, और इस खित्ते में इंशाअल्लाह पाकिस्तान सबसे बड़ी कुव्वत बन के उभरने वाला है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है। अभी जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो है उस हैवान की जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस शख्स को पालने वाला कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क की सेना और वहाँ के हुक्मरान हैं। ये शख्स है हाफिज सईद, जो हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, जो भारत को तबाह करने के मंसूबे बनाता है और उसको पैसा देती है वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी। लेकिन आपको बताऊं इससे पहले कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान में से एक नया मुल्क बनने वाला है। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक ऐसे जनरल के बारे में जो पहनता तो वर्दी है मगर उसके हाथों पर खून लगा है। एक ऐसा जनरल जो पहनता तो वर्दी है मगर काम इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। नाम है जनरल आसिम मुनीर, लेकिन दुनिया उसे जानती है एक जिहादी जनरल के नाम से। उसकी जुबान जहर उगलती है और उसके इरादे आतंक की कब्र से फिर एक बार जहर का नफरत भरा पौधा उगाने की साजिश रच रहे हैं। ये कहानी सिर्फ आतंकी मसूद अजहर की नहीं है, ये उस साजिश की स्क्रिप्ट है जिसे लिखा गया है पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर में, और जिसके किरदार बने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे हैवानियत भरे ये ग्रुप्स और पाकिस्तान का खुद का खजाना। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने जा रही है, लेकिन ये मुआवजा नहीं, ये इनाम है। इनाम है आतंकवाद को, आतंक का इनाम उस मसूद अजहर के लिए जो भारत में सैकड़ों मासूम बेगुनाह निर्दोषों की जान ले चुका है। वो मसूद अजहर जिसे दुनिया मोस्ट वांटेड कहती है, अब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की सरपरस्ती में फिर से वो जिंदा हो रहा है। सरकार कहेगी कि ये 14 रिश्तेदारों के मरने का मुआवजा है, लेकिन असल में ये रकम है आतंक के उन हेडक्वार्टर्स को, उन किलों को फिर से खड़ा करने के लिए जिन्हें भारत की मिसाइलों ने धूल में मिला दिया था। 10 मई इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस पर एक धमाका हुआ, लेकिन यह कोई आम हमला नहीं था। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्लेन खड़ा था। भारत की मिसाइल और उस प्लेन में महज 435 मीटर की दूरी थी। यानी अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, अब कार्रवाई जमीन के नीचे और दुश्मन के घर के अंदर हो रही है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जनरल आसिम मुनीर जो खुद भारतीय हमले के वक्त बंकर में छिपा बैठा था, अब अस्पतालों में जाकर घायल सैनिकों से मिल रहा है और वहीं कबूलनामा जारी हो चुका है। 11 सैनिक मारे गए, 78 से ज्यादा घायल हैं। भारत कहता है 35 से 40 सैनिक मारे गए, पाकिस्तान मानता है 13, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान करती है। पाकिस्तान अब दुनिया से छिपा नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब जनरल आसिम मुनीर की अगली चाल जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की जड़ में फिर से पानी देना है। सरकार का खजाना, आतंक की फसल और आईएसआई की छांव में मसूद अजहर को नया जीवनदान। लेकिन भारत देख रहा है, भारत इंतजार नहीं कर रहा। अगली चेतावनी नहीं, अगली कार्रवाई होगी, वो भी निर्णायक। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था, उसका एडवांस वर्जन है। हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था।
जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, ठीक है। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। इंडिया वालों एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखे चलाएं, जरा मारे गीदर बपकियां ही मार दे, हम तो खुश हों कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। क्योंकि पीएम मोदी साफ कह चुके हैं, आतंक को पालने वालों को अब मिटा दिया जाएगा, चाहे वो तुर्की हो, चीन हो या अजरबैजान। भारत के दुश्मन का कोई दोस्त अब अजनबी नहीं, वो अब दुश्मन है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह युद्ध अब सीमाओं से आगे निकल चुका है। अगली दस्तक कब होगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, अगली बार कहानी खत्म होगी मसूद अजहर के नाम की कब्र के साथ। पाकिस्तान की धरती पर एक बार फिर साजिश पक रही है, और इस साजिश का मास्टरमाइंड है वही जो खुद को आर्मी चीफ कहता है, जनरल आसिम मुनीर। लेकिन दुनिया उसे एक जिहादी जनरल के नाम से जानती है। कहने को तो पाकिस्तान आतंक से तौबा कर चुका है, लेकिन असलियत ये है कि पर्दे के पीछे वो फिर से उसी नापाक रास्ते पर लौट रहा है। खबर है कि भारत के हमलों के बर्बाद हुए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान दोबारा जिंदा करने में लगा है। सरकारी खजाने से आतंकियों को फंड देने की प्लानिंग हो रही है। मसूद अजहर वही शख्स जिसने पठानकोट, पुलवामा और संसद हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची, अब उसे मिलने जा रही है 14 करोड़ रुपए की मदद। बताया जा रहा है कि उसके 14 रिश्तेदार मारे गए थे, लेकिन ये मुआवजा नहीं है, ये है एक नई साजिश की शुरुआत। सरकार और ISI मिलकर मर चुके आतंकियों के परिवारों को पैसे दे रही है ताकि फिर से उनका नेटवर्क खड़ा हो सके, यानी मुआवजे की आड़ में आतंक की फंडिंग। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। 10 मई को जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास भारत की मिसाइल गिरी, तो वहां से सिर्फ 435 मीटर दूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का प्लेन खड़ा था। ये सीधी चेतावनी थी, भारत अब किसी को छोड़ने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 13 सैन्य ठिकाने तबाह किए, 6 एयरबेस को राख में बदल दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान अब धीरे धीरे ये मान भी रहा है, पहले इनकार, फिर बड़बड़ाहट और अब कबूलनामा।
अब तक पाकिस्तान ये स्वीकार कर चुका है कि उसके 11 सैनिक मारे गए, जिनमें 6 आर्मी और 5 एयरफोर्स के जवान थे। यहां तक कि जनरल आसिम मुनीर खुद अस्पतालों में जाकर घायल जवानों को देखने पहुंचा। वो जनरल जो हमले के वक्त बंकर में छिप कर बैठ गया था। आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना में कट्टरपंथी की जड़ें इतनी गहरी बोदी हैं कि खुद उनके अफसर कहते हैं, हम इस्लाम की सेना हैं, जिहाद कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री तो साफ बोलते हैं, आतंकी हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। भारत ने अब करारा जवाब दिया। तब जाकर पाकिस्तान कहने लगा कि उन्होंने आतंकियों से नाता तोड़ लिया है। लेकिन असलियत यह है कि वो आज भी मसूद अजहर और जैश को पाल पोस रहा है। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए अब वो भी निशाने पर हैं। चीन, तुर्की और अजरबैजान, इन तीनों ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी, हथियार, ड्रोन, सलाह और झूठा प्रचार। भारत में तुर्की के ड्रोन से एक महिला की मौत हुई, लोग सड़कों पर उतर आए। सेब का बहिष्कार, मार्बल का बहिष्कार, कारोबार बंद। भारत अब एक एक करके पाकिस्तान के इन साथियों पर भी निशाना साधेगा। दुश्मन का दोस्त अब भारत का भी दुश्मन है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है, अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंक का साथ दिया तो उसकी तबाही तय है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है, आतंक की खेती छोड़े या खुद भी मिट्टी में मिल जाए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितनी ज्यादा और बड़ी तबाही मचाई है। और ये देखिए कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो भारतीय सेना के हमलों से बचने के लिए बंकर में जाकर छिप कर बैठ गया, अब घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पतालों के दौरे कर रहा है। जब जनरल मुनीर की ये तस्वीरें आईं तो पाकिस्तान ने यह भी कबूल कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 11 सैनिक मारे गए हैं और 78 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। हालांकि अभी ये आधा अधूरा सच है, लेकिन अब पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत के हाथे वो किस कदर पिटा है, जबकि भारत ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा था कि हमने पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे हैं। अब पाकिस्तान अपने 6 आर्मी जवान और 5 एयरफोर्स के जवानों की मौत को कबूल कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के मरने वाले जवानों की लिस्ट में नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपोही मोहम्मद आदिल अकबर, सिपोही निसार। और पाक एयरफोर्स के मरने वाले जवानों की जो लिस्ट है उसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर शामिल हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पर भारतीय सेना का कहर टूटा, पाकिस्तान हार मान चुका है। और इस हार के साथ साथ एक और खुलासा हो गया है। वो खुलासा ये है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिन 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, उसे आतंक की कमर टूट चुकी है। अब पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर उन आतंकियों के परिवार के लिए मुआवजा दिलवा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जिहादी सोच इस कदर पाकिस्तान की सेना पर हावी कर दी है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ये कहने में भी नहीं हिचकिचाते हैं कि उनकी सेना इस्लामी सेना है, उनकी सेना जिहाद कर रही है। और ये सिर्फ सेना नहीं कह रही है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं, आतंक के अड्डों पर ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी उनकी डिफेंस लाइन है। जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से कहर बरपाया तो पाकिस्तान के यही रक्षा मंत्री कहने लगते हैं उन्होंने आतंकियों से नाता तोड़ लिया है। और अब जिस तरह से पाकिस्तान का जिहादी जनरल भारतीय सेना के हमले में मारे गए आतंकियों को मुआवजा दिलवा रहा है, उससे यही साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से आतंक के आकाओं की गिरफ्त में है। लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है, अगर पाकिस्तान ने अपना आतंक प्रेम नहीं छोड़ा तो उसकी तबाही निश्चित है। और पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की जिहादी सोच पाकिस्तान को ले डूबेगी। अभी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर करीब 100 आतंकियों का जनाजा निकलवाया है। अगर पाकिस्तान ने आतंक को
पालना पोसा बंद नहीं किया तो याद रहे, पीएम मोदी कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान को खूब सबक सिखाया। पहले पहलगाम का बदला लिया, पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, नेस्तो नाबूद किया, और इसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपा दिया। 13 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, 6 एयरबेस धुआं धुआं हो गए, और अब बारी पाकिस्तान के मददगारों की है। भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो चीन हो या फिर तुर्की या फिर अजरबैजान। ये तीनों देश खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तुर्की ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ दिया बल्कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। भारत में तुर्की के ड्रोन से ही फिरोजपुर में एक महिला की मौत हुई। अब भारत में तुर्की के साथ चीन और अजरबैजान के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। पुणे में लोग सड़कों पर उतरे, इन देशों के बहिष्कार की अपील की, इन देशों में न जाने का गुहार लगाई, तुर्की के सेब का इस्तेमाल ना करने की गुजारिश की। इतना ही नहीं, मेवाड़ के व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले करोड़ों रुपए की कीमत के मार्बल का बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की सीधे तौर पर युद्ध में शामिल रहा। पाकिस्तान ने करीब 350 ड्रोन का इस्तेमाल किया और ये सभी तुर्की के ऑपरेटर ही उड़ा रहे थे। इनमें 2 भारत के हमलों में मारे भी गए। तुर्की पाकिस्तानी सेना के लिए सलाहकार की भूमिका में भी रहा। चीन ने भी पाकिस्तान की खुलकर तरफदारी की। पाकिस्तानी अखबारों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठी खबरों को हवा दी। भारत ने इसी बिना पर चीन मुख पत्र ग्लोबल टाइम्स की साइट को बैन कर दिया है। तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। अभी तो लोगों में गुस्सा है, सरकार का एक्शन बाकी है। चीन, तुर्की, अजरबैजान को एहसान फरामोशी की कीमत तो चुकानी ही होगी। पिछले साल यानी कि 2024 में तुर्की में 3.25 लाख से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट गए, जिससे सीधे तौर पर उसे 2700 करोड़ का फायदा हुआ। इसी तरह अजरबैजान ने भी भारतीयों से खूब कमाई की, क्योंकि पिछले साल करीब 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट अजरबैजान गए थे और 1950 करोड़ रुपए की कमाई उसे हुई। ये महज कोई तुक्का नहीं है, बल्कि साल दर साल इन देशों में घूमने गए भारतीयों के आंकड़ों को देखें तो साफ होता है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का कितना बड़ा योगदान है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान ने उसके दिए ड्रोन के जरिए भारत के कई इलाकों पर हमला करने की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेनाओं की चौकसी की वजह से ही वो सब नाकाम हो गए। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने उन ड्रोनों को गिरा दिया। एक तरफ पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ उसके मददगारों की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। समर वेकेशन शुरू होने को है और तुर्की के साथ साथ अजरबैजान जैसे देशों का बॉयकॉट करने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। पर्यटन उद्योग के जानकारों की माने तो भारत का ये अभियान पाकिस्तान के मददगारों की कमर तोड़ने का काम आसानी से कर देगा। एक बार टूरिज्म के जरिए चोट मिली तो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को हिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 2023 में यात्रा और पर्यटन ने तुर्की के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 12% का योगदान दिया, जबकि अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान दिया। एक बार ये हो गया तो इन नापाक इरादों को ध्वस्त होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको बता दूं ऐसे कि बलूच लीडर मीर यार बलोच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चले आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघन को इसकी वजह बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक अपील में लिखा कि तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले
बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीर यार बलोच ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वो लोग बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत की पीओके को खाली कराने की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया। मीर यार ने कहा कि 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो तकरीबन 93,000 सैनिकों की ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे जो पीओके की जनता को मानव ढाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। मीर यार बलोच ने भारत और वैश्विक मंचों से अपील की कि वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दें और पाकिस्तान के झूठे दावों का समर्थन ना करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिली भगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। बलूचिस्तान में कई साल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें आती रही हैं, जिनमें जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और असहमति की आवाज़ों को दबाया जाना शामिल है। इन अपराधों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय सशस्त्र गुटों दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आम नागरिक इस संघर्ष में पिसते हैं जहां ना मीडिया की पहुंच होती है और ना ही कोई न्यायिक जवाबदेही। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था, पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, तो यकीनन अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर, पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।